हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज है हमारी सेकंड क्लास ऑफ टॉपिक है अपना सेट्स। हम लोगों ने मेंस की शुरुआत कर दी है, जेई मेंस की शुरुआत, और हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है अपना सेट। तो सेट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पहली क्लास कर ली थी। आप लोगों ने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं सीन किया है, नहीं देखा हुआ है पूरा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो देख के अगर इस वीडियो में आएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। और आपको ये तो पता ही है कि मेंस का अगर हमें कोर्स करना है, अच्छे से करना है, मेंस निकालने के लिए करना है, तो हमें सारे टॉपिक्स एकदम लीनियरिटी से कवर करने होंगे। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग बेसिक वाला पार्ट फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं लॉगरिथमिक। लॉग की जानकारी हम लोग सबसे पहले देंगे आपको, ठीक। लॉगरिथमिक लॉग की जानकारी सबसे पहले आपको देंगे, उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी पे आएंगे। तो बेसिक वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना जो 11th और 12th वाला पार्ट है वो पैरेलली चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वैभव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जेई मैथ्स पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। देखिए, आज हमारे पास अगला लेक्चर है। उस अगले लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन आपको दिया था घर से करने के लिए, शायद आपने किया भी हो, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया भी नहीं होगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले जानकारी हमने बताई थी आपको एम्प्टी सेट के बारे में। किस किस को पता है, सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जिसको पता हुआ है। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसको मैं साफ शुद्ध भाषा में अगर लिखूँ, जिसकी कार्डिनलिटी, क्या बताया था मैंने, कार्डिनलिटी अगर किसी भी सेट की कितनी हो जाती है, ज़ीरो, तो मैं कह दूंगा वो कैसा सेट है। वो सेट हमारा पास होगा तो वो होगा एम्प्टी सेट। याद रहेगा आपको कि वो सेट जो होगा हमारे पास वो कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट। तो हमें कार्डिनलिटी ज़ीरो दिखानी है, मतलब हमें ये दिखाना है कि उस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। तो जो हमारे पास सेट आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब वो क्या हो जाएगा, फाई, जिसको हम लोग लिखते हैं ग्रीक लेटर में फाई के तरीके। अब जैसे पहला वाला ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला सेट दिया गया है कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके पास एक्स के टाइप के एलिमेंट है, लेकिन जो एक्स है वो कैसा है, रियल नंबर है। सर, जो एक्स है वो कैसा है, रियल नंबर है। तो हमने कहा ठीक है, रियल नंबर है तो कोई बात नहीं है। तो हमारे पास ये जो गिवन है उसमें कहा गया एक्स हमारे पास कैसा है बेटे, रियल नंबर। ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास वैल्यू किसके बराबर होगी, ज़ीरो। तो हमने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है पहले वाले ऑप्शन के लिए, वो गिवन कंडीशन क्या है, एक्स होना चाहिए मेंबर ऑफ आर, और साथ ही में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए क्या, ज़ीरो। अब मैंने कहा अगर हमारे पास कोई एक्स है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई ना कोई एक्स है, वो कैसा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये सारी जानकारी हम लोग कल पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने नहीं विजिट किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विजिट करके आप देख लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक्स हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर है। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, जो इंटरवल होता है, जो उसमें नंबर्स होते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। छोटी सी बात यहाँ पे कही गई है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आप याद रखिए, खुदा कसम बता रहा हूँ मैं, कि ये हमेशा क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी, क्योंकि अगर मैं देखूं हमारे पास जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर में, वो या तो पॉजिटिव होगा, वो या तो निगेटिव होगा। अभी हम रैशनल और इर्रेशनल के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। छोटी सी बात देखना चाहते हैं। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स की फॉर्म में, वो क्या होते हैं, या तो ज़ीरो होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या तो रियल नंबर होगा। और इन सभी में से किसी का भी स्क्वायर करूं मैं तो नंबर हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो आएगा ही, लेकिन ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो का स्क्वायर करने पे ज़ीरो आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव का स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो या ज़ीरो से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। छोटी सी बात कही गई है। अब यहाँ पे हमने कहा क्या है कि एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है। तो हमें ये पता है कि अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजमेंट होगा ही नहीं।
इनइक्वालिटी में चेंजमेंट कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या तो 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 हो सकता है भाई, या तो 1 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन 1 से छोटा हो कि कभी 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा हो के कभी 0 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो सच रियल एक्स, बात सुनिएगा मेरी, देयर इज नो सच रियल एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ पे कोई भी ऐसा रियल नंबर x एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए 0 के बराबर आता हो। इसका मतलब क्या है, जब ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा, हमारे पास एम्प्टी सेट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये तरीका हमको पता चल जाएगा। और कौन सा, यही नहीं कि हमारे पास एम्प्टी सेट है, जब भी हम क्वेश्चंस को लगाते हैं, पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, तो जैसे कोई भी हमारे पास मॉक टेस्ट आया, तो मॉक टेस्ट करते समय हम लोग क्या करेंगे, अपने एम को देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे, अपनी कोचिंग पे, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जो भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट मिले हुए हैं उन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, क्या क्या उससे ऑब्जर्वेशन मिल रही है, क्या ये ऑप्शन सही है, मतलब अपने लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है। मतलब हम सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, तो हमारी स्ट्रेटजी और अच्छी हो जाती है, हमारी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो जाती है। तो ऐसा काम अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा मानना यही है, अगर आप सारे ऑप्शंस पे स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको टैकल कर पाएंगे आप सारे। यही हमारे पास एडवांस की मैथ्स को क्रैक करने का रूल होता है, सारे ऑप्शंस पे पैनी निगाह रखनी है, बिना उसके अलावा आप एडवांस नहीं निकाल सकते। सबसे पहली बात, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो कहा गया हमारे पास एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक, ऐसा एलिमेंट है जो रियल है। साथ में कहा गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर भी है सॉल्यूशन तो हो सकता है। कैसे होगा देखिएगा, हमने कहा गया हमारे पास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ये कहा गया है कि एक्स हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर है, और साथ ही में ये कह दिया है कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स के। तो ये तो छोटी सी बात है यार, किसका स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, इसको अगर निकालना है तो पॉलिनॉमियल सॉल्व करना आप लोग जानते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1। यहाँ पर भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ आपको। 0, 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अगर कार्डिनलिटी पूछी जाए किसी भी सेट की तो वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2। तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटे, 2 हमारे पास कार्डिनलिटी होगी। यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ एक गलती करते हैं बच्चे क्या करते हैं समझिएगा, 1 सेकेंड। बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा आराम से। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि एक्स को एक्स के काट देते हैं, एक्स को एक्स से काट देते हैं। जैसे ही हमने कहा एक्स को एक्स से काट दो, तो सिर्फ एक ही वैल्यूज़ हमको पॉसिबल दिखती है, क्योंकि हमने क्या करा है, एक सोल्यूशन डिक्रीज़ कर दिया। जैसे ही हम किसी वेरिएबल में डिवाइड कराते हैं तो हम एक सोल्यूशन लगभग डिक्रीज़ ही कर देते हैं, इस बात की गारंटी है आपको। एक सोल्यूशन हम डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन हम वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक सोल्यूशन हम इंक्रीज़ करते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो सिर्फ x बराबर 1 आ रहा है, तो बहुत लोग तो कहेंगे ये भी सिंगलटन सेट है। नहीं, ये सिंगलटन सेट नहीं है। ये हमारे पास जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी, ये हमारे पास जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 होगी। ये सिंगलटन सेट हो ही नहीं सकता ना। समझ में आया कोई प्रॉब्लम? मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन लिखी है तो हम वेरिएबल्स को काटेंगे नहीं, उसको एक साइड ला के कॉमन कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लो, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास उसका मतलब पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग जब काट देते हैं तो वहाँ से सॉल्यूशन हम डिक्रीज़ कर देते हैं। कभी भी वेरिएबल्स को काटा नहीं जाता है, याद रखना है अब कि कभी भी वेरिएबल्स को काटेंगे नहीं। हमेशा याद रखेंगे कि कभी
इक्वालिटी में नहीं काटेंगे। अगर इक्वालिटी में लिखें बोथ साइड से में नहीं कैंसिल करेंगे, इसको आप कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये छोटी सी बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि x हमारे पास कोई रियल नंबर है, मॉड x इज इक्वल टू 0। तो छोटी सी बात है सर, मॉड x का स्क्वायर अगर 0 है तो मॉड x बराबर भी 0 होगा, तो x बराबर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो सेट आएगा वो कैसा आ जाएगा? सिंगलटन सेट। ये जो हमारे पास सेट होगा वो कैसा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया x एक ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 6 के बराबर। तो ये छोटा सा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये छोटा सा बच्चों वाला टॉपिक है। तो ये आता है एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है? 3 कामा माइनस 2। इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आ जाएगा? 3 कामा माइनस का 2। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है बेटे? इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2। तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, एक हमारे पास ये वाला सिंगलटन को दिखाएगा। ये हमारे पास डबलटन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 कार्डिनलिटी का हमारे पास कोई सेट है। ये भी 2 कार्डिनलिटी का कोई हमारे पास सेट है। तो इस प्रकार से हम लोग रोस्टर फॉर्म को बताया था, रोस्टर फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन ऐसा टैकल करने में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टॉपिक का नाम क्या है? सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो चल ही रहे थे, उसमें कई सारे टाइप पढ़ चुके थे। इसमें कार्डिनलिटी पढ़ लिया था, फाइनाइट सेट पढ़ लिया था, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया था। आज जो हमारे पास सेट है उस सेट का नाम है इक्वल सेट। कई सारे सेट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से पहले वाले सेट का जो हमारे पास नाम है वो हमारे पास नाम क्या है? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट होता क्या है? नाम से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी, समझिएगा, इफ़ ए एंड बी एनी 2 सेट। हमारे पास ए और बी कोई 2 सेट्स हैं। इफ़ ईच मेंबर ऑफ ए is also member of B, and second condition है, and each member of B is also a member of a member of A, then we say that A and B are equal set. A and B are equal set. कितनी बेहतरीन डेफिनेशन है, समझिएगा। हमने कहा क्या? हमारे पास कोई 2 सेट है, इक्वालिटी है, मतलब कोई ना कोई हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है, इक्वालिटी दिखाई जा रही है, इक्वल सेट के बारे में बात करी जा रही। तो हमारे पास सेट जो है वो इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? अगर ए और बी 2 हमारे पास सेट मिल जाए, और ऐसे मिले कि ए के जितने मेंबर हैं वही सारे किसके मेंबर हो जाएं? बी के, और बी के भी जितने मेंबर हैं वो भी किसके मेंबर हो जाएं? ए के। तो हम ये कह देंगे कि ए और बी हमारे पास कैसे सेट्स होंगे? इक्वल सेट होंगे। कहा कैसे दिखाना है इसको, देखते हैं। तो हमने कहा क्या, इसको दिखाएंगे। पहली बात तो ये याद रखिए कि ए बराबर बी खाली नोटेशन हमको देना और कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है। ए बराबर बी हमने लिख दिया, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ए और बी हमारे पास जो 2 सेट लिए गए हैं वो हमारे पास कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं। क्या कहा गया इक्वल सेट के बारे में? एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है, कहा गया ए कोई हमारे पास सेट है जो है 1 2 3, और बी हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है एक्स, जिसमें एक्स हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। समझिएगा इस बात को कि x हमारे पास ये कैसा है? नेचुरल नंबर। और साथ ही में ये कहा गया है कि x जो है वो 3 या 3 से छोटा है। तो 3 या 3 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो तो आपको पता ही होगा। 3 या 3 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम वाला कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो नंबर्स के जो हमारे पास सेट होते हैं उन पार्ट को देख लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा है। ए और बी के अगर हम देखें, सारे ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट है, तो हम ये कह देंगे
कि ए एंड बी आर इक्वल सेट टू ईच अदर, बात खत्म। इक्वल सेट का मतलब ही है कि हमारे पास जो दोनों सेट लिखे हैं उनमें एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, और ए का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, बी का सारा एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, तो हम कह देंगे ये दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास जो सेट आता है वो सेट होता है अपना इक्विवेलेंट सेट। तो हम कहेंगे क्या, इफ ए एंड बी be any two sets comma if number of elements of A या cardinality of A is equal to the cardinality of B comma then A and B are called equivalent set. A and B are called equivalent set. हम क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक इक्वल है एक इक्विवेलेंट है। इक्वल कहता है क्या है, अगर हमारे पास समझिएगा जो दो सेट दिए हैं वो इक्वल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर ये दो सेट इक्वल हैं तो सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो हम कह देंगे इक्वल सेट है। यहाँ पे कहा गया है सिर्फ और सिर्फ कार्डिनलिटी सेम हो, आराम से समझिएगा कि यहाँ पे कहा गया है सिर्फ और सिर्फ कार्डिनलिटी सेम हो, नथिंग एल्स। अगर सिर्फ और सिर्फ कार्डिनलिटी ही सेम हो जाएगी तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास ये जो सेट लिया गया है वो जो सेट है, वन सेकेंड, हाँ, हमारे पास ये जो सेट लिया गया है वो सेट कैसा है, इक्विवेलेंट सेट। कहा सर एग्जांपल बताओ, ये समझ में तो आ नहीं रहा। मैंने कहा हमारे पास एक सेट है 1 2 3, सरल सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा कठिन नहीं बता रहा हूँ। ए बी सी, अब बताओ कार्डिनलिटी बताओ तुम ए की, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, काउंट कर लिए। यहाँ भी कार्डिनलिटी बताओ बी की, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया? इक्वल सेट की बात करी जाएगी तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ए के वही एलिमेंट्स बी में हो जाएंगे, जो बी में एलिमेंट होंगे वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए में एलिमेंट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वल सेट होगा। अगर इक्विवेलेंट की बात करी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास जो सेट दिए हुए हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वो जो सेट्स होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। बस एक पॉइंट यहाँ से आ जाता है साथ में कि एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट। एवरी इक्वल सेट, एवरी सेट नहीं है, एवरी इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, कंपलसरी है, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ट्रू फॉल्स के लिए या विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। अब तो शायद नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, लेकिन आपके छोटे मतलब जो हमारे पास छोटे वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, जैसे WBJE में पूछ लिया जा सकता है, AIEEE में पूछा, मतलब जो पहले पूछे जाते थे। और हमारे स्टेट के जो भी हैं एग्ज़ाम्स और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अगर कोई एग्ज़ाम कराती है तो उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इक्वल सेट नहीं होते। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक का नाम है सबसेट्स एंड सुपरसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे अपने अब तक के लेक्चर का। पहला लेक्चर हो चाहे दूसरा लेक्चर हो, जो दूसरा लेक्चर चालू हो चुका है इसमें सबसे अब तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अब तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा जा रहा है, समझिएगा इस बात को। हमने कहा कि लेट, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन लिखूंगा आपसे, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। हमारे पास ए और बी कोई दो सेट हो जाते हैं, एनी टू सेट्स। ए और बी हमारे पास क्या हो जाते हैं, दो सेट हो जाते हैं। अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ
B, comma then A is called subset of B. A is called subset of B. कहा क्या गया? कहा यह गया है छोटी सी बात में कि अगर A के सारे एलिमेंट B के मेंबर होने लगे समझिएगा इस बात को कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है और एक सेट के सारे एलिमेंट, लिखा गया है A के सारे एलिमेंट B में हो, तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास A है, क्या है? A है, वो हमारे पास B का सबसेट होगा। अगर A के सारे एलिमेंट B में हो जाएं तो हम कह देंगे कि A इज सबसेट ऑफ B, कि A इज सबसेट ऑफ B। A जो हमारे पास होगा वो B का सबसेट होगा। छोटी सी बात कही गई। अब ये जो सबसेट है मतलब क्या है इसका, कैसे इसको डिफाइन करें? एक चीज़ और लिख देता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ कि अगर A के सारे एलिमेंट B में मेंबर हो जाएंगे तो A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। बहुत छोटी सी बात है, ठीक। हमने कहा क्या? A सबसेट ऑफ B, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? A इज सबसेट ऑफ B। और ये भी लिखेंगे कि B इज सुपरसेट ऑफ A। क्या लिखेंगे? B इज सुपरसेट ऑफ A। अगर A के सारे एलिमेंट B के मेंबर होने लगे तो कह देंगे A जो होगा वो B का हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इसकी बात क्या होती है समझिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट हमने लिया है A सबसेट B से, इस बात को बहुत ही आराम से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि A जो X जो होगा वो A का भी मेंबर होगा एंड X जो होगा वो B का भी क्या होगा? मेंबर होगा। क्यों? बात समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास X कोई भी एलिमेंट A में है तो वो B में भी होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि A के सारे एलिमेंट B में होने ही चाहिए। तो अगर हमने कोई A सबसेट B का कोई भी एलिमेंट ले लिया, A सबसेट B का, सॉरी एक मिनट, एक गलती हो गई, सॉरी, कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता था, उल्टा लिख दिया, सॉरी कि A सबसेट B नहीं, अगर X A का है एंड ये कह दिया जाए कि X जो है B का भी है, तो हम कह देंगे कि A सबसेट है B का। ये लिखना चाहता था, सॉरी गलती हो गई। मैं कहना चाहता था कि X कोई एलिमेंट A का है और वो सारे के सारे एलिमेंट किसके में चले गए? B में, तो हम ये कह देंगे कि A सबसेट किसका हो जाएगा? B का। और अगर हम ये कह दें अगली कंडीशन से कि X अगर A का नहीं है, X अगर A का नहीं है और वो X B का भी नहीं है, तो हम ये कह देंगे कि जितने भी एलिमेंट्स X के थे, जितने भी एलिमेंट्स X के थे, सॉरी A का नहीं है, नहीं A का है, जितने भी एलिमेंट्स X के थे वो B के मेंबर नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ A डज नॉट मेंबर ऑफ B, तो हम ये कह देंगे कि A डज नॉट सबसेट ऑफ B। ये हमारे पास अपना ये इसका प्रोसेस पूरा होता है। कैसे इसको समझते हैं फिर से समझ लीजिएगा, मैंने शायद यहाँ पे थोड़ी गलती है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी शायद आपको। हमने कहा क्या है? A और B हमारे पास कोई भी दो सेट है। अगर किसी एक सेट के सारे मेंबर किसी दूसरे सेट के मेंबर होने लगे तो हम ये कह देंगे कि जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि A इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? B। उसी चीज़ को अगर हम पलट के लिखें तो वो जो बात हमें कहलाती है वो क्या कहती है कि B जो होगा वो सुपर सेट किसका हो जाएगा? A का। सुपर सेट का मतलब बड़ा वाला सेट। और उसको लिखेंगे इस प्रकार से A इज सबसेट ऑफ B, और इसको पढ़ेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। बहुत अच्छी बात है। अब हमने कहा है अगर कोई एलिमेंट X के हम ले रहे हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आ जाए? B में, तो ये तो वही बात हो गई ना, ईच एलिमेंट ऑफ X इज मेंबर ऑफ B। अगर ऐसा हो जाएगा तो A जो होगा वो सबसेट किसका होगा? B का हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन मैंने ये कहा गया अगर A में ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं जो B में नहीं है तो हम ये कह देंगे कि A हमारे पास जो है वो सबसेट नहीं होगा किसका? B का। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, ये पॉइंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप देख लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल एक बताना चाहता हूँ। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है और उस सेट का हमारे पास जो नाम है, एक मिनट,
एक हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है और उस सेट का हमारे पास नाम हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है अगर हमारे पास ए आ जाता है वो है 2,3 और एक हमने बी ले लिया है, वो लिया है 1 से 10 तक। कहाँ तक लिया है? 10 तक। अब मुझे बताओ ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में है या नहीं? समझिएगा, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में लाई करते हैं या नहीं? क्या करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं एक भी एलिमेंट ऐसा डाल दूं, लेट अस सपोज दैट हमने ये वाला सेट लिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और हमने क्या किया है, बी यहीं से यहीं तक लिया है सेम एज इट इज। अब हमने कहा क्या, एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल रहा है जो 0 है, ए का मेंबर है, बट जो 0 है वो बी का मेंबर नहीं मिलता है। तो यही कंडीशन आ गई कि नहीं? एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में तो लाई करता है लेकिन बी में नहीं लाई करता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डज नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए डज नॉट बी अ सबसेट ऑफ कैपिटल बी। ए कभी भी हमारे पास बी का सबसेट नहीं होगा। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इसकी, बहुत ही अच्छी बात होती है इसकी, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। अगली बात आती है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। उसको समझने से पहले हम लोग कहेंगे क्या, 2 पॉइंट लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, सबसेट ऑफ ऑल एवरी सेट, सॉरी ऑल नहीं, सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। दूसरी कंडीशन यहां पे आती है कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ईच, देखो कैसे मैंने स्पेलिंग लिख दी इसकी, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दूसरी बात अगर हम ये लेते हैं कि हमने कहा क्या, इफ नहीं, एक मिनट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारे पास कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है विद कार्डिनलिटी n, विद कार्डिनलिटी n, कार्डिनलिटी n। हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, n। तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, n के। तो अगर हम निकालना चाहें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, कितने पॉसिबल सबसेट्स पॉसिबल हैं, मतलब कितने सबसेट्स इसमें बनाए जा सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n। फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 to the power n कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सेट मिल जाता है जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बताइए क्या है, जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम ये कह देंगे कि उसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n। उसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं कितने, 2 की पावर n। कहा सर समझ में तो आया नहीं, बता दो। मैंने कहा सुनो, सबसेट बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है और एग्जाम्पल इतना बढ़िया लिया है, देखिएगा कि हमने कहा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल है हमारा 1,2। लेट अस सपोज दैट हमने ऐसे ही ले लिया है, ठीक, ऐसा ही छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है। जब हमने लिया है 1,2 तो हमने कहा क्या है, अब इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स बताओ। तो मेरा मानना ये है, अगर आप पहले से ये बना लें कि हमको कितने सबसेट बनाने हैं, पहले से ये पता कर लें कि हमको कितने सबसेट्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। तो हम पहले से पता करने के लिए करते हैं क्या है, सबसे पहले इसकी कार्डिनलिटी लिखेंगे। कार्डिनलिटी कितनी है भाई साहब, 2। अगर कार्डिनलिटी 2 है तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, 4, मतलब 4 ही सबसेट इससे बनाए जा सकते हैं। कहा सर सबसेट होंगे क्या क्या फिर, तो मैंने कहा 5 होगा। अभी मैंने बताया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो हमारे पास पॉइंट्स है ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रोसेस से आए हुए हैं, वो हमारे पास हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ का पार्ट नहीं है। उसको मैं समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में भी ना आए, लेकिन मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा किसी ना किसी से। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस बात पे कि वाई नल सेट एंड द सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों किसी भी सेट के लिए नल सेट हमारे पास सबसेट होता है और हमारे पास जो सेट होता है वो खुद एक सबसेट होता है, ऐसा क्यों होता है, रीज़न मैं बताऊंगा। ठीक,
बहुत जल्दी आने वाला है ये वीडियो। अब ये बात हो चुकी है तो मतलब आएगा। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर लूँगा अपनी डायरी पे कि मैं जल्द से जल्द उसको पब्लिश भी करूँ। 1 सेकेंड मैं नोट कर देता हूँ उसको। मैं लिख देता हूँ वाई null set and empty null set and set is subset of itself, subset of any set। ठीक, तो ये नोट कर लिया मैंने। जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनने वाली है, याद रखिएगा। देखिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हैं वो कितने हो जाएंगे 4। अब निकालेंगे कैसे, सबसे पहले मैंने बताया 5। अब करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 0 एलिमेंट का एक सेट आ गया। अब एक एलिमेंट का एक सेट आएगा, एक एलिमेंट के जितने सेट पॉसिबल है वो बना लो, बन सकता है या नहीं। ये एक एलिमेंट का है। 2 एलिमेंट के जितने सेट पॉसिबल है वो बना लो। 3 एलिमेंट का पॉसिबल ही नहीं, 4 एलिमेंट का पॉसिबल ही नहीं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है, और ये हमारे पास सेट खुद है जो अपने आप का ही क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स को निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। 1 सेकेंड, अच्छा, हाँ, अगला टॉपिक हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। छोटी सी बात इसमें कही गई है, प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है, ऐसे सबसेट्स होते हैं जिसमें अभी हम क्या कर रहे थे, सबसेट ले रहे थे। सबसेट कैसे ले रहे थे समझिएगा, नल सेट भी होगा, अपना वाला सेट भी होगा। ये कैसे सबसेट होंगे, ऐसे सबसेट्स जिसमें सारे सबसेट तो लिए जाएंगे लेकिन खुद सेट को क्या करना है, एक्सक्लूड। तो हम ये कहेंगे कि ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स, ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स of any set is proper subset if we exclude the set itself, exclude the set itself, the set itself। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी सेट्स लिखे हुए हैं, कौन से किसी भी सेट के सबसेट लिखे हुए हैं, लेट अस सपोज दैट ये किसी भी सेट के हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, सबसेट्स लिखे हुए हैं, तो उन सबसेट्स में सभी को हम प्रॉपर सेट कहेंगे। तब कहेंगे जब सेट खुद इंक्लूड उसमें नहीं होगा, जब सेट उसमें खुद इंक्लूड नहीं होगा तब हम लोग कहेंगे कि वो जो सबसेट लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हैं, प्रॉपर सबसेट। कैसे, एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, ए बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ था 1, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने थे 4, तो 4 में 1 घटा दो, कितने बचेंगे 3 बचेंगे सिर्फ और सिर्फ। क्यों, एक्सक्लूड करना है ना सेट को। तो कौन कौन से प्रॉपर सबसेट होंगे, ये वाला प्रॉपर सबसेट होगा, और ये वाला भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। ये हमारे पास कैसा सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट। तो इसी से एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, और कार्डिनलिटी अगर इसकी n है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सेट सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जो होंगे उनका फॉर्मूला होता है 2 to the power n और माइनस में 1। पावर में माइनस नहीं करना है, ऐसे इंडिविजुअल माइनस करना है। तो n एलिमेंट्स अगर किसी भी हमारे पास सेट में है तो उसके पास प्रॉपर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 to the power n माइनस का 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, ये हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट। अगला हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक तरह का सुपर सेट होता है, ये बात आप याद रखिए। सुपर सेट मैंने बताया था, वो एक तरह का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, कि डेफिनेशन कहती है सेट, एक हमारे पास सेट है, ठीक, और वो सेट कंटेन करता है, कंटेन्स ऑल द गिवन सेट with the particular context is called universal
सेट, यूनिवर्सल सेट, कि अपने कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसमें दिए हुए सारे सेट के एलिमेंट अगर उस सेट में लाई कर रहे हैं तो हम कह देंगे वो यूनिवर्सल सेट है। कहाँ से समझ में नहीं आया एग्जाम्पल बताऊँ तो एग्जाम्पल से ही समझाना अच्छी बात होती है। मैंने कहा यहाँ पे नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे गए हैं 2 4 6 8, ठीक, और हमने एक बगल में यूनिवर्सल सेट लिख दिया है और उस सेट का नाम क्या है, नेचुरल नंबर। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हमें सारे सेट देखने, तो एक सेट ए दिख रहा है, एक सेट बी दिख रहा है, एक सेट यू दिख रहा है। ए के सारे एलिमेंट यू में है, बी के सारे एलिमेंट्स यू में है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में दिए हुआ एक ही सेट एक ऐसा पॉसिबल है जिसको छोड़ के सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स उस सेट के मेंबर हैं, तो हम ये कह देंगे कि यू इज अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया, प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया है, सबसेट क्या होते हैं वो समझ में आ गए, कितने सबसेट पॉसिबल हैं ये भी समझ में आ गया होगा शायद, और सुपर सेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, इक्विवेलेंट समझ में आ गए सारे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नाम है उसका पावर सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पावर सेट होता क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पावर सेट होता क्या। तो पावर सेट की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ द गिवन सेट। किसी भी दिए हुए सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उनका जो हमारे पास सेट बनेगा वो क्या कहलाता है, पावर सेट। समझ में आया क्या कहा जाए, कि पावर सेट भी एक सेट है और वो सेट क्या है, सारे सबसेट्स का एक सेट होगा, और वो सबसेट किसके बनेंगे, जो गिवन हमारे पास सेट होगा उसके सबसेट्स बनेंगे। तो कहा सर समझ में नहीं आया, थोड़ी बात समझ में आई थोड़ी नहीं आई, तुमने कहा ठीक है बताते हैं। एक कोई हमारे पास सेट था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको कितनी बार बताया है 1,2 का, इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, पॉसिबल सबसेट्स आर कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, बताया था 4 है। कौन कौन से, एक 5 था, एक था 1, एक था 2 और एक था खुद सेट इटसेल्फ। प्रॉपर सबसेट की तो बात नहीं चल रही, बात किसकी चल रही, पॉसिबल सबसेट्स की। तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 4, चारों के चारों लिखे होंगे। तो अगर मैं इसका पावर सेट निकालूं, इस वाले करस्पॉन्डिंग सेट का क्या निकाल लूं, पावर सेट ऑफ ए। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर होगा, इस चीज़ की बात बता रहा हूं मैं। ये कहता है कि ए के जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, कितने सबसेट्स पॉसिबल थे, 5 था, 1 था, 2 था और 1,2 था, इतने सबसेट्स पॉसिबल थे। अगर इनका भी हम लोग क्या बना देंगे, सेट, तो वो उस सेट के पावर सेट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो इस चीज़ से हमको एक चीज़ और पता चली कि जितने इसके पॉसिबल सबसेट्स थे वो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स थे वो इस पावर सेट की क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ ए बी एनी सेट, ए हमारे पास कोई भी एक सेट है, ऐसा है कि उसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, जितने पॉसिबल सबसेट्स है वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो मतलब अगर हमें निकालनी होगी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के बराबर होगा, क्योंकि हमने कहा क्या है, जो भी सबसेट है वो पावर सेट के एलिमेंट मिल गए सब।
तो मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो एलिमेंट में होंगे। अगर एलिमेंट हैं सारे तो उसकी कार्डिनलिटी डिफाइन हो सकती है। कार्डिनलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। वो क्या होते हैं? वो होते हैं 2 की पावर n। तो हमारे पास जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो उसकी कार्डिनलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। तो ये हमारे पास बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आता है। बस यही फॉर्मूला हमारे कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। यही फॉर्मूला कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। कैसे करेगा अभी मैं बताऊंगा आगे। शायद मेरे पास लिखे भी हुए हैं क्वेश्चन। हाँ, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास पावर सेट हो गया। ठीक, प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही देख लीजिए कि इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी खुद एक सेट है। तो इसमें प्रॉपर्टी पहली आती है कि ईच एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट, कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास पावर सेट में हैं वो खुद में ही एक सेट है, लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन ये है, प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, कि अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ऑफ ए भी सबसेट किसका होगा? पावर सेट ऑफ बी का। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप जैसे चाहें। ठीक, दूसरी बात, पावर सेट कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, पावर सेट डजंट बी अन नॉन एम्प्टी, बिकॉज अगर कोई एम्प्टी सेट भी है तो उसका भी एक सबसेट पॉसिबल है, वो है 5। बताया था उसका एक सबसेट पॉसिबल है, वो है क्या? 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी के क्या होगा? बराबर होगा। सेम हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, एक और प्रॉपर्टी आती है, पी ए यूनियन अगर मैं निकाल लूँ पी बी का, ठीक, तो वो सबसेट होगा किसका? पी ए यूनियन बी का। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन वाली थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और हमारे पास इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ये प्रॉपर्टी फिक्स है, ये हमेशा रहेगी। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ हमको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, याद रहेगा इतनी प्रॉपर्टीज़, पावर सेट की इतनी प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? उसको भूल जाइए कि अगर ए सबसेट है बी का तो पी ए भी सबसेट होगा किसका? पी बी का। अगर हमारे पास कोई भी सेट का हम लोग क्या निकालते हैं? पावर सेट, तो वो कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता है, वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, वो हमेशा नॉन एम्प्टी ही रहेगा। इस चीज़ की बात आपको याद रखनी। और ये फॉर्मूला जो है वो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी हमारे पास एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो हमारे पास पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 की पावर n की हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास ये क्वेश्चन आता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अपने पास क्वेश्चन है तो बताएंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट। कहा गया कौन सा ऐसा नंबर है जो पावर सेट के एलिमेंट्स को डिनोट नहीं करता है। छोटी सी बात हमने अभी अभी आपको बताई है कि जो भी पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो होंगे 2 की पावर n। तो इससे क्या पता चला है कि हमारे पास पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 की इंडिसेस की फॉर्म में होंगे। मतलब या तो 2 हो सकता है, मैं लिख देता हूँ, या तो 4 हो सकता है, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, 2 की पावर 4 और 16 होता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है। ऐसे 2 की पावर की ज्योमेट्रिक सीरीज में जो भी टर्म्स आते हैं वो सारे नंबर्स पॉसिबल है, वो सारे नंबर्स क्या है? पॉसिबल है। लेकिन इनके अलावा कुछ भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो बस वही देखना है इनके अलावा कौन नंबर लिखा हुआ है। 32 लिखा हुआ है, हो सकता है। 16 हो सकता है, सारे हो सकते हैं। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट 26 नहीं हो सकता है। तो मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 26। मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो 2 की पावर में हम लोग जिसको नहीं लिख सकते, जिसको हम लोग 2 की पावर में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है? जब 2 की पावर में लिख ही नहीं सकते तो वो कभी भी पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास असली आगाम आता है। हमसे कहा गया है कि इसके बताओ ये पावर सेट क्या होंगे। कहा गया डिटरमाइन दी पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट निकालो। पावर सेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लो, पावर सेट निकल आएंगे। तो अगर मैं पहले वाले की पहले वाला करने का प्रयास करूंगा तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4। समझ गए आप लोग? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? ये होंगे 2 की पावर 4, मतलब कितने? 16। तो मतलब 16 एलिमेंट्स पॉसिबल है। कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है? 16 एलिमेंट्स पॉसिबल है। कौन कौन से पॉसिबल है देखिएगा। देखो पहला तो 5 होगा, बताया था। एक एक एलिमेंट का ले लो,
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। दो एलिमेंट्स का ले लो, 1 का 2 के साथ, ठीक, और 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ। हमने बताया था एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक, और 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, ये हो गया। फिर 3 एलिमेंट्स का ले लेंगे, 1 2 3 ले लिया है, 2 3 4 ले लिया है, ठीक, और 1 3 4 ले लिया है, 1 3 4 हो गया। और हमारे पास 1 2 3 है, 1 3 4 है। और अब बस एक बार गिन लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और बचे हैं, बस एक और बचा, उसके बाद कैपिटल ए ले लिया जाएगा, ठीक। तो 2 3 4 आ चुका है, 1 3 4 आ चुका है, और 1 3 4 1 2 4 नहीं आया ना, ठीक। 1 2 4 एक ये आ जाएगा और एक हमारे पास सेट हो जाएगा। तो इनके अगर हम सेट बना देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर सेट। काउंट्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पावर सेट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने कहा नहीं होगी, ठीक। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? अगर मैं इसको देखूँ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2। बताया था सेट के अंदर, ये सेट है, इस सेट के अंदर कितने लिखे हैं? 1 कॉमा है, तो मतलब 2 एलिमेंट होंगे, सीधी सी बात है। 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स में कितने हमारे पास सबसेट्स पॉसिबल हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे 2 टू द पावर 2, कितने आ जाएंगे? 4 सबसेट्स हमारे पास पॉसिबल है। कौन कौन सा? पहला तो 5 ही रहेगा, ये वाला एलिमेंट नहीं, 5 जो एम्प्टी सेट था। उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बना लो, इसका सेट बन गया है, वो एक एलिमेंट हमारे पास ये था, उसका भी क्या बन गया है? सेट बन गया। उसके बाद 2 एलिमेंट का ले लो, तो वो तो बी के बराबर है, ये हमारे पास सबसेट्स हो जाएंगे। और अगर इसका हम सेट बना देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पावर सेट को डिनोट करेगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सेम एज इट इज सी नंबर वाला। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 0। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? एक ही है, तो बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ सी हो जाएगा। क्या होगा? 5, क्योंकि हम दोबारा जब सी लेंगे तो वो खुद ही 5 के बराबर है। तो सेट में तो एक ही बार एलिमेंट लिखा जाता है, तो 5 ही हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है। तो पावर सेट में भी क्या आएगा? एक एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट का नाम क्या है? 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करता रहूँगा लगातार। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है अपना सबसे बढ़िया क्वेश्चन कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। हमें बताओ कि इसमें से कौन सा एक जो सेट है वो सिंगलटन सेट होगा। ये सारे हमारे पास जो बेहतरीन प्रॉब्लम्स हैं उनके हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है। पहला अगर मैं ये ऑप्शन चेक करूं, पहले ऑप्शन में कहा गया है कि हमारे पास जो मॉड एक्स है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन एक्स जो हम लेंगे वो इंटीजर्स ही लेंगे। एक्स जो हम लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे? इंटीजर ही लेंगे। अब मुझे ये बताओ छोटी सी बात, इंटीजर का सेट क्या होता है? 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, आएगा। और इसमें अगर मैं कहूँ कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट बताओ, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट बताओ रखें और जो 1 से छोटा है, तो हम इधर की चाहे जो वैल्यूज़ पुट कर दें सारी ही तो मॉड में 1 से बड़ी होंगी, क्योंकि सब पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 1 से हमेशा क्या होंगी? बड़ी। सिर्फ एक इकलौती वैल्यू बची है 0। 0 रखने पे हमेशा क्या आएगा? 0। और जो 0 है वो 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। अब कहाँ नेक्स्ट बताओ? मैं कहा नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है आपसे कि हमारे पास जो भी लेना है ऐसा एक्स लेना है इंटीजर से जिसका मॉड एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हमने कहा इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें किसी का भी मॉड एक्स 5 हो सकता है। और वो किसका किसका हो सकता है? या तो -5 का हो सकता है या तो 5 का हो सकता है, और किसी तो नहीं होगा, क्योंकि -5 का मॉड भी कितना होता है? 5, और 5 का मॉड भी कितना होता है? 5। तो -5 का मॉड भी इक्वल है 5 के, 5 के मॉड भी इसके इक्वल है,
5 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। नाम क्या होगा, -5 और प्लस का 5। सेम एज इट इज नेक्स्ट वाला करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब होती है, तो वो आपको पता है -1 और +1 में होती है। स्क्वायर करेंगे 1 के बराबर आएगा। और ये आप लोगों को पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका अगर बी स्क्वायर -4ac देखेंगे तो हमेशा लेस देन 0 होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा रियल पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये इसके बराबर आता हो 0 के, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सब सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है अपने पास, एनईटी का है। कहा गया है कि हमारे पास सेट ए है जिसके पास m एलिमेंट्स हैं। m नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, m। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ये कहता है कि हमारे पास a कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी दी गई है वो है m, और हमारे पास सॉल्यूशन कहता है कि b कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी कितनी दी गई n। ये देखिए a हैज़ m एलिमेंट, b हैज़ n एलिमेंट्स। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज़ 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज़ मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b 112। बस इस चीज़ की जानकारी हमें दी गई है। हमसे कहा गया है कि जो भी 2 टू द पावर m है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है a के, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n से 112 ज़्यादा है, 112 क्या है, बड़े। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 112। ये किसके बराबर आएगा 112। अगर 112 आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए अगर आपको इक्वेशन बेस्ड ही करना है तो उसको ऐसे कर लेंगे 112। तो 112 किससे डिविजिबल होता है, ये 112। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 28, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 27 बता रहा हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112। तो ये 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, और 2 का क्यूब माइनस 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, कंपेयर करा दो। m की वैल्यू आ जाएगी 4 और m माइनस n आ जाएगा 3, m माइनस n कितना आ जाएगा 3। तो m की जगह 4 रख दो, तो ये आ जाएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एक बार चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा, क्या ये सेटिस्फाई करेगा 2 टू द पावर m, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा यार। तो इसको करेंगे कैसे, इसको हम लोग दूसरे मेथड से करने वाले हैं यहाँ से, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस नंबर थ्योरी में ये वाला नहीं बन पाता है। इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखो ऑब्जेक्टिव मेथड से कर लो थोड़ा सा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, देखो 2 की पावर m है और ये 2 की पावर n है, तो 2 की पावर्स में ही कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, 2 की पावर्स में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, और 2 की पावर्स में अगर नंबर लिखा हुआ है सबट्रैक्ट करने पे 112 आ रहा है, तो ये कम से कम 128 से ज़्यादा ही होगा, ये हमेशा 128 से क्या होगा ज़्यादा ही होगा। अच्छा मैंने किया गया था, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा मैं m कॉमन कर लो, देख लो कितना मतलब कितनी गलत कर दिया था मैंने। यहाँ n होगा ना बेटे, यहाँ मैंने n कॉमन किया है ना, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने n कॉमन किया है ना, ये गलत कैसे कर दिया मैंने, यहाँ मैंने n कॉमन किया था ना, तभी तो m माइनस n आया है, तो ये n के बराबर है। तो n अगर 4 रखेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, सही तो आ रहा, m की वैल्यू 7 आएगी, सही तो आ रहा सही आ रहा, गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास पूछा गया था m इंटू n कितना हो जाएगा 28, वेरी गुड। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने n कॉमन किया था बट m वहाँ पे लिख दिया था, सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी हमसे ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या, फिर से मैं बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो दिए गए थे वो क्या थे 2 की पावर m, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर m जो है वो 2 की पावर n से 112 बड़ा है।
तो वही बड़ा करने के चक्कर में हमने इसको शिफ्ट किया इधर, शिफ्ट करने के बाद टू की पावर n कॉमन किया था, बट हमने यहाँ m लिख दिया था गलती से, तो इसीलिए सोल्यूशन गलत आ रहा है। ठीक, तो यहाँ तक हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या होगा 28। अब देख लीजिए छोटा सा क्वेश्चन था ये, छोटा सा, अब वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, नहीं था वो 2 या 2.5 मिनट में हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, समझिएगा। इधर देखिए, इधर सब लोग इधर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ की बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे इसको समझिएगा। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन है पहले वो लिख लेंगे। 3 की पावर x माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू दी मॉड 3 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर x माइनस 2। और छोटी सी बात अगर मैं ये कह सकता हूँ आपको कि नंबर की अगर पावर वेरिएबल हो तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर a की पावर x में कुछ भी लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा, 0 भी नहीं देगा। 0 से हमेशा क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो मतलब अगर 3 की पावर x के बारे में मैं बात करूं तो 3 की पावर x भी हमारे पास क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। वो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ये याद रहेगा कि ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो बात अगर मॉड की करूँ मैं, तो मॉड में प्रॉब्लम हो सकती है, मॉड में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी, इसकी 3 क्राइटेरिया में बांटेंगे। पहले इसको हम लोग, आप लोगों ने अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चंस ऐसे हम लोगों ने लगाए होंगे। ठीक, क्या कहता है, जैसे ये है, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख देता हूँ, y माइनस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू दी मॉडुलस ऑफ y माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ y माइनस 2। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है, ज़रा इसको अगर मैं देखूँ आराम से, तो इसका जो LHS है उसको तो मैं कुछ नहीं करूँगा, वो एज इट इज़ रखा रहेगा। लेकिन RHS में जो मॉड दिया हुआ है ना, ये प्रॉब्लम करेगा। RHS में जो मॉड दिया हुआ है बस ये प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम कैसे करेगा, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, समझिएगा कैसे करेगा। देखिए, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, वो है 1 और 2। 1 और 2 हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक, तो उसको मैं देखूंगा कि हमारे पास 1 सेकेंड, ये हमारे पास नंबर लाइन हो जाएगी। 1 सेकेंड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर लाइन हो जाएगी। और इस नंबर लाइन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक हमारे पॉइंट से 1 और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, 2। ठीक, एक कंडीशन हो सकती है जब y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी, लेकिन ये तो 0 से बड़ा होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि 3 की पावर x लिया है, वो तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने इसीलिए लिया यहाँ पे। अगर 1 से छोटा है तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में तो मॉडुलस हमेशा क्या देगा, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव का मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस का y, और ये भी कितना आ जाएगा, 2 माइनस का y। तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी 3 माइनस 2y। बनेगी या नहीं, बनेगी या नहीं, बन जाएगी। ठीक, अगली कंडीशन हमने ले ली है कि 1 से बड़ा ले लो, 2 से छोटा ले लो। अब 1 के राइट हैंड साइड में है तो मॉड कैसा देगा, पॉजिटिव, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ये कैसा देगा, नेगेटिव। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी +1 की, कि हमेशा आउटपुट कैसा देगा, प्लस का 1 देगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आएगी कि y की वैल्यू हमेशा क्या है, 2 या 2 से बड़ी, तो इसमें आएगा y माइनस 1 प्लस y माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस का 2। ये हमारे पास इसके आउटपुट्स हो जाएंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो पाएगा उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारे पास 3 पर्टिकुलर चीज़ें बन गई। ठीक, तो इसे मैं करने के वाला हूँ कि 1 सेकेंड, हाँ, इसे मैं करने के वाला हूँ अलग अलग रीजन्स में सॉल्व करूँगा। पहला केस क्या आ जाएगा, समझिएगा, y की वैल्यू जब 0 से क्या होगी, 1 तक होगी, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ये जो लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, y का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे,
और ये जो वैल्यू है इधर वाली किसके बराबर है, ये बराबर है 3 माइनस के 2y के। सबको इधर शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस वाई प्लस 2y प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक, और इक्वल कहीं भी लगा लो, हर जगह लगा लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा प्लस का वाई और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर इतना आएगा, आराम से देख सकते हैं पॉलिनोमियल यही रहेगा। अब इसका देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है या निगेटिव, बी का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज़ कितनी आई यहाँ से, 2। पहली वैल्यू आई है माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आई है -1 माइनस 5 रूट में अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास जो रीज़न लिया गया इसका मेन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेन काम इसका यही हो जाएगा कि यही हमें बताएगा कि सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेंगे। हमसे कहा गया 0 से 1 के बीच में रहना है, तो मतलब डेसिमल क्वांटिटी हमको कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, देखो निगेटिव वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। क्यों, रूट 5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 समथिंग आएगा, 0.5 या 0.6 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है कि y बराबर -1 प्लस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास इसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। इस वाले केस में हमको एक सोल्यूशन मिल गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या कहता है, y की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में लेंगे तो हमारे पास ये तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 2 ही रहेगा, और यहाँ हमको 1 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, नेगेटिव, सीधा लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, लेस देन 0। इसका मतलब इमेजनरी तो कुछ लेना नहीं है क्योंकि x तो रियल है तो y भी रियल होगा। थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूँगा, थर्ड कंडीशन हमारे पास दी गई है वाई स्क्वायर माइनस का वाई, सॉरी प्लस नहीं, माइनस का वाई प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 2। सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y प्लस 2 प्लस 2 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। इसका मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना चाहूँ, 4ac, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 1 सेकेंड, ये आ कितना जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 सेकेंड, ये 2y नहीं, सॉरी गलती से इसको लिख दिया है 3y माइनस का 2, ये होगा 2y माइनस 3, ये हो जाएगा क्या 2y माइनस 3 होगा, सॉरी 2y माइनस 3, कोफिशिएंट ही बदल दिए, बताओ, ये आएगा 2y माइनस 3, तो यहाँ भी कितना आएगा 2y माइनस 3, तो इसको शिफ्ट करूँगा इधर कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस का 1 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का 5, -1 नहीं प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ फिर से क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, फिर से क्या आएगा लेस देन 0। इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएंगे, इमेजनरी रूट से ही मिलेंगे। तो हमको सिर्फ एक रूट मिला है, वो मिला क्या -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ और सिर्फ यही मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसके सोल्यूशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, अगर S कोई सेट है वो है -1 प्लस का रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। एक ही एलिमेंट का मतलब है यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं एक ही है, एक ही एलिमेंट का मतलब हमारे पास होगा कि कार्डिनलिटी 1 होगी। 1 कार्डिनलिटी का मतलब है सेट कैसा होगा, सिंगलटन सेट। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से इसको क्वेश्चन लीनियर इनइक्वेशन में दोबारा से कराऊंगा। इसको मैं दोबारा क्वेश्चन कराऊंगा, तो लीनियर इनइक्वेशन में मैं दोबारा इसको कराऊंगा, ठीक। अभी ये आपको सेट के कन्फ्यूजन, सेट में ज़्यादा दिक्कत लग रही है, ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे नहीं आया तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी पे दोबारा मैं समझाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या आती है बेटे, वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये कोई ना कोई डायग्राम है। अगर कभी हम समझिएगा, अगर कभी हम सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में करने लगे, वाया डायग्राम। अगर मैं सेट का रिप्रेजेंटेशन वाया डायग्राम करने लगूं तो जो डायग्राम बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। तो जो डायग्राम बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम, ठीक। तो मैं डेफिनेशन क्या लिखने जा रहा हूं, अ सेट इज, हमने कहा क्या था, अगर किसी भी सेट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए,
A set is represented through diagram is called वेन डायग्राम। वो हमारे पास डायग्राम क्या हो जाएगा बेटे, वो हमारे पास डायग्राम जो होगा वो हमारे पास वेन डायग्राम को दिखाएगा। कहा सर समझ में नहीं आया, उसको समझाओ। तो हमने कहा क्या है, समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कि हमारे पास कोई ए सेट है और वो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स इसमें दिए, और एक और सेट ले लिया जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10 तक। कितने? 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक, और ये हमारे पास कोई एक सर्कल है। अच्छा, ये मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ है, समझिएगा इसको। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल को अगर मैं देखूं तो ये जो बॉक्स है ना, उसको हम लोग दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट से। जो बॉक्स है हमेशा ही लगभग हम लोग जब तक वेन डायग्राम करते रहेंगे अपने, चाहे सेट वाले चैप्टर में हो, चाहे जिस भी चैप्टर में वेन डायग्राम आएगा उसमें यूनिवर्सल सेट को हम लोग किसी ना किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स से ही शो करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से ही शो करेंगे। और जो ये सर्किल रहेगा रेड वाला, ये किसी ना किसी सेट को शो करेगा। हमारे पास ए दिया हुआ तो हमने ए लिख दिया, ए दिया हुआ था इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ए में आने वाले जो भी एलिमेंट्स है वो ए के इंटरनल रीजन में ही रहेंगे, मतलब समझ रहे हैं, ए के इंटरनल रीजन या बाउंड्री पर ही रहेंगे। लेकिन यू में आने वाले एलिमेंट्स यू के इंटरनल रीजन में रहेंगे। यू का इंटरनल रीजन जो है वो ए का भी इंटरनल रीजन है। तो ए और यू में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए में रहेंगे, और ए के जो मतलब ए में जो एलिमेंट्स लाई नहीं कर रहे हैं और जो यू में एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो ए के बाहर रहेंगे, लेकिन यू के अंदर रहेंगे। कैसे रहेंगे देखिएगा, हमारे पास एलिमेंट पहला है यू, सॉरी 1, तो 1 को मैंने लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, 4 को लिख दिया और 5 को लिख दिया। बट यहाँ पे 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिला के जिस भी सेट का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को उसी सेट में ही रखना पड़ेगा। अगर ए सेट का एलिमेंट है तो ए सेट के इंटरनल रीजन या बाउंड्री पर रखा जाएगा। अगर यू सेट का कोई भी एलिमेंट है तो यू सेट के इंटरनल रीजन या फिर बाउंड्री पर रखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। ऐसे हम लोग वेन डायग्राम में सेट्स को किसी न किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्री तो नहीं बोलूँगा मैं, इसे क्या बोलूँगा, डायग्राम। डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अपने पास नया ऑपरेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन सेट, सॉरी ए यूनियन बी या यूनियन ऑफ 2 सेट्स। क्या कहता है ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे हम नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ें, नंबर्स के बीच में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है। ये सारे जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन विद इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स के बीच में जो भी ऑपरेशन लगते हैं वो ये होते हैं। लेकिन अगर सेट वाले सिस्टम में, सेट भी एक प्रकार का सिस्टम ही है, जैसे नंबर सिस्टम होता है वैसे ही सेट भी हमारे पास कोई एक सिस्टम है। तो सेट वाले सिस्टम में अगर मैं ऑपरेशंस लगाऊंगा तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, यूनियन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन। कैसे लिखते हैं उसको, कि कोई भी हमारे पास 2 सेट अगर मिल जाएंगे उनके बीच में अगर यूनियन निकालना हो, यूनियन का सिंबल ये यू होता है, तो ये भी एक प्रकार का सेट होगा। एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट होंगे ए के होंगे या फिर जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, बी के होंगे। तो ऐसा कोई भी अगर सेट हमको मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमने यूनियन ऑपरेशन लगाया है। हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने यूनियन ऑपरेशन लगाया हुआ है। तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ या इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आइदर द मेंबर ऑफ ए और द मेंबर ऑफ बी। अगर वो इधर या आइदर जो भी आप कह पाए, मतलब जो भी आप समझ पाए, या तो वो एक्स ए वाला होगा या तो वो एक्स बी वाला होगा। मतलब एक्स और बी के जितने एलिमेंट्स हैं सारे अगर हम नोट कर लेंगे इस वाले सेट में तो वो ए यूनियन बी को दर्शाने लगेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बनती है कि हमसे कहा गया है क्लियरली, इस बात को हमें पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी का है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि या तो वो ए का होगा या तो वो बी का होगा। यही चीज़ लिखी हुई है।
कि अगर वो ए यूनियन बी का है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो वो ए का होगा या तो वो बी के होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी का नहीं है तो ये इम्प्लाई करेगा कि x या तो a का नहीं होगा या तो x b का नहीं होगा। एंड सॉरी, और नहीं, वो दोनों का नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एंड और नहीं एंड, वो a का भी नहीं होगा और b का भी नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब मैंने कहा इसको वेन डायग्राम में समझ लो। मैंने कहा क्या इसको कि वेन डायग्राम में इसको समझ लो बेटे। तो हमारे पास ये कोई सेट है, यूनिवर्सल वाला बताया था मैंने, यूनिवर्सल सेट को ही बनाऊंगा मैं, और इसको यहाँ पे लिखा है, स्ट्रोक थोड़ा कम कर देता। हाँ, स्ट्रोक कहाँ चली गई? सॉरी, स्ट्रोक कहाँ चली गई? स्ट्रोक 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 हाँ, थिकनेस यही वाली, ठीक। और कलर मैंने लिख दिया है वाइट। कॉपी कर दो इसको, पेस्ट कर दो इसको। हाँ, नहीं, ये वाला कॉपी किया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया है और ये मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक। तो ये हमारे पास दो सेट हो जाएंगे, समझिएगा। ये हमारे पास क्या है? दो सेट है, ठीक। दो सेट के बीच में यूनियन लगता है, समझिएगा इस बात को। दो सेट के बीच में ही क्या लगता है? यूनियन। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास क्या है? सेट ए है। ये हमारे पास क्या है? सेट बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? हम पूरा अगर रीज़न ले लेंगे, हम अगर पूरा रीज़न ले लेंगे तो हमारे पास जो सेट मिलेगा, जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किसके होंगे? ए यूनियन बी के होंगे। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो किसके होंगे? वो ए यूनियन बी के हो जाएंगे। ये जितना शेडेड रीजन है ये किसको दिखाता है? ए यूनियन बी को दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो क्या है? ए यूनियन बी के सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो ये ए यूनियन बी का हमारे पास शेडेड रीजन है। अच्छा, ये कब है? ये भी याद रखिएगा, व्हेन ए डज नॉट बी द सबसेट ऑफ बी। ये उस कंडीशन में है जब ए हमारे पास बी का सबसेट नहीं होगा। याद रहेगा ये बात, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है वही वेन डायग्राम। वो वेन डायग्राम क्या बताता है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, वही चीज कि हमारे पास क्या है? दो सर्कल्स हैं, और वो एक ऐसे सर्कल्स हैं जो एक के अंदर एक बना हुआ है, जो एक के अंदर एक बने हुए हैं। कोई दिक्कत है? बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें इस वाले सेट का नाम ए दे दिया है और इस वाले सेट का नाम बी दे दिया है, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी तो पूरा ही होगा, सब कुछ क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं सबको उठा लो तो वो ए यूनियन बी को क्या करने लगेगा? शो करने लगेगा। लेकिन ये किस कंडीशन में वेन डायग्राम का डायग्राम बना हुआ है? ये तब बना हुआ है जब ए सबसेट होगा किसका? बी का। ये तब बना हुआ है जब ए सबसेट किसका होगा? बी का। और इस कंडीशन में ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो सुपर सेट है उसी के बराबर होगा। अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के वो सुपर सेट के बराबर ही होगा। तो सुपर सेट कौन है इस समय? बी। तो बी सुपर सेट है तो बी रहेगा। अगर ए सुपर सेट होता तो वो ए के बराबर होता। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये हमारे पास एक और कंडीशन बन जाती है। अगली भी कंडीशन बनती है हमारे पास किसकी? वो बनती है फिर से ए यूनियन बी की एक कंडीशन बनती है। तब बनती है जब हमारे पास दोनों सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट। जब हमारे पास दोनों सेट्स कैसे होंगे? डिसजॉइंट। जब हमारे पास दोनों सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब समझते हैं? मतलब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स लाई ही नहीं करेगा। ये भी टाइप्स ऑफ सेट में ही आता है, बट यहाँ पे वेन डायग्राम में हम लोग बता देते हैं ऐसे ही। तो ऐसा सेट जब ए यूनियन बी तो पूरा है ही है, वो तो दिख ही रहा है, ये पूरा ए है, ठीक, और ये पूरा बी है, इसके सारे एलिमेंट्स उठा लेंगे तो वो ए यूनियन बी बनाएगा, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन बनी हुई है कब बनी हुई है? जब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई के क्या होगा?
बराबर होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए और बी हमारे पास कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। जब ये डिसजॉइंट सेट होंगे तब ऐसा कंडीशन बनेगी, अन्यथा की स्थिति में ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी। ये हमारे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट आता है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या कहता है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का कॉमन एलिमेंट्स, दो सेट का कॉमन एलिमेंट्स उठा लो, वही हमारे पास क्या होगा, उन दो सेट के, हमारे पास उन दो सेट के इंटरसेक्शन को शो करेगा। अगर हमारे पास दो सेट हैं और उन दोनों सेट के हम कॉमन एलिमेंट्स को उठा लें, इसीलिए हमने लिखा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सेट्स इन विच एक्स या एलिमेंट इज मेंबर ऑफ ए एंड एज वेल एज ऑल्सो द मेंबर ऑफ बी। वो जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास ए का भी मेंबर होगा, वो हमारे पास बी का भी मेंबर होगा, तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास जो एलिमेंट है वो कलेक्शन जो होगा एलिमेंट्स का वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें भी हम लोग क्लियरली भी लगा सकते हैं। क्या होती है क्लियरली बात, इसमें भी बात यही है कि अगर x कोई एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x ए का भी होगा, साथ ही साथ एंड की कंडीशन लगी हुई है, मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि डज नॉट मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये है कि या तो वो ए में नहीं होगा या फिर वो बी में नहीं होगा, तभी हमने इसको इंटरसेक्शन में नहीं लिखा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? या तो फिर वो ए में नहीं होगा या तो फिर वो बी में नहीं होगा, इसी कंडीशन से हमने क्या करा है, उसको इंटरसेक्शन में नहीं लिखा है। तो इसके भी तीन पॉसिबिलिटी बनती है भाई, इसकी भी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे हमारे पास इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है, वैसे यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटीज़ भी बनेंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो, लेट अस सी इट। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाती है हमारे पास, एक सर्कल ये हो जाएगा, दूसरे वाले सर्कल को छोटा कर लेता हूँ, ये हमारे पास सर्कल्स हैं, पता ही है, सेट को दिखाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और जो स्मॉलर सेट है उसको मैं लिख रहा हूँ ए, और जो बड़ा वाला सेट है उसको मैं लिख रहा हूँ बी। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन की बात करूँ बी की, तो जो कॉमन रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ए के ही बराबर है, क्योंकि ए छोटा सेट है, जो कॉमन मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, इसी के साथ मिलेगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के रीजन को दिखा रहा है, लेकिन कब दिखा रहा है, और ये ए के बराबर भी है, कब दिखा रहा है, जब ए सबसेट होगा किसके बराबर, सॉरी ए सबसेट होगा बी के। जब ए सबसेट हो बी तो जो स्मॉलर सेट होगा वो इंटरसेक्शन के बराबर होगा। और सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे यूनियन बताया था, जब ए सबसेट होगा बी का तो यूनियन जो होगा वो सुपर सेट के बराबर होगा। जो सबसेट होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा और जो सुपर सेट होगा वो यूनियन में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे आती है अपनी, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि हमारे पास अगर कोई कॉमन वाली चीज़ें हो, कॉमन वाली चीज़ों का मतलब है हमारे पास ये कोई ए सेट हो, ठीक, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास ये कोई बी सेट हो। तो कॉमन रीज़न की अगर मैं बात करूँगा तो क्या आएगा, जो कॉमन रीज़न होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, ये जो रीज़न होगा वो कैसा रीज़न होगा, कॉमन रीज़न होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये तब की कंडीशन है जब ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। ये तब की कंडीशन है जब ए सबसेट नहीं है बी का, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जब बी सबसेट नहीं है ए का, तब की ये कंडीशन लिखी हुई है, मतलब कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जब दोनों आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट, जब दोनों ही आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट। एक सेट ये हो जाएगा अपने पास, ठीक, और सेकंड सेट अपने पास, वन सेकेंड, सेकंड सेट अपने पास ये हो जाएगा, एक मिनट, इसको छोटा ही करना पड़ेगा मुझे लगता है, हाँ इसको स्मॉलर दिखा दिया, ठीक। तो ऐसे सेट जिनमें कुछ कॉमन ना मिले, ऐसे सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट, बताया अभी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के बराबर है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के बराबर, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी रीजन मिलेगा ही नहीं, तो नो शेडेड रीजन आएगा, और ये जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट को ही दिखाएंगे, ठीक है। अगले सेट की तरफ चलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखिए, यूनियन का मतलब ऐसा है, शेडेड रीजन पूरा सब कुछ सेट करेंगे, सब कुछ लेना है, एक्सक्लूड कुछ नहीं करना है।
और यहाँ पे कहा गया है इंटरसेक्शन में इंक्लूड वही करने हैं जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं को इंक्लूड करना है, उनके अलावा किसी को इंक्लूड नहीं करना है। वही इंक्लूडेड है और कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है अपना, कौन सा ऑपरेशन है? डिसजॉइंट ऑफ सेट। अभी अभी देखा मैंने, अभी अभी आप लोगों ने देखा डिसजॉइंट सेट कैसे सेट होते हैं, जिनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। ऐसे सेट हमारे पास क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट को ही निरूपित करेंगे या उसको शो करेंगे। ठीक, तो ये सेट हमारे पास जो लिखा हुआ था वो हमारे पास क्या था? डिसजॉइंट सेट को शो कर रहा था। ये जो चीज़ लिखी हुई थी वो डिसजॉइंट सेट को शो कर रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में कोई भी रीज़न या कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा था, तो हम कह सकते हैं, तुरंत कह दिया था उसी समय कि ये जो सेट थे वो कैसे सेट थे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? जिनमें जॉइंट होने के लिए कुछ ना हो, जॉइंट ना हो। जॉइंट ना हो इसका मतलब क्या होगा? कि जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तभी सेट्स के रिस्पेक्ट में वो जॉइंट होंगे या काटेंगे एक दूसरे को सर्कल्स। कॉमन कुछ है नहीं, तो ये कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट। ये कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट। याद रहेगा अच्छे से? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ। अगला ऑपरेशन आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हम लोग आज वेन डायग्राम खत्म कर लेंगे, कल सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी लोग। एक्स यहाँ पे कोई एक एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट है वो पहले वाले सेट का मेंबर है, बट जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट का मेंबर नहीं होगा। इस चीज़ की बात बताता है डिफरेंस, कि जो एक्स ए माइनस बी को हम डिफाइन कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि x जो है वो पहले वाले सेट का तो मेंबर होना चाहिए, लेकिन x जो है वो b का मेंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि b माइनस ए अगर मैं डिफाइंड करूँगा तो x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन x b का तो मेंबर होगा, बट x a का मेंबर नहीं होगा। तो फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट से अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x जो है वो पहले वाले सेट का मेंबर हो सकता है, लेकिन x दूसरे वाले सेट का मेंबर नहीं हो सकता है। ये चीज़ कही गई है, आप दोनों डेफिनेशन में इसको देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम क्लियरली लगाएं, हमको इससे ये पता चलता है कि अगर x कोई a माइनस बी का है, x कोई a माइनस बी का है, तो इसका मतलब ये है कि x a का तो होगा बट x b का नहीं होगा। यही बात कही गई है डेफिनेशन में। लेकिन अगर मैं कह दूं कि x b माइनस a का है, तो इसका भी मतलब यही है कि x b का लिया जाएगा बट x a का नहीं लिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, समझ में आ गया आपको? ठीक, अब यहाँ पे कंडीशंस फिर से आती, इसमें 4 कंडीशन बना सकते हैं, 4 कंडीशंस पॉसिबल हैं, बट मैं बना दूंगा सारी, मतलब चारों की चारों बनवा रहा हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक, और हमारे पास कंडीशंस है एक बी सेट की। इसको मैं डायग्राम से ही, इसको यहाँ से ही चेंज कर लेता हूँ, तो बार बार करना पड़ेगा मुझे। एक हमारे पास सेट बी है, ठीक, और एक हमारे पास सेट ए है। ये हमारे पास 2 सेट हो जाएंगे। ठीक, एक हमारे पास सेट बी है और एक हमारे पास सेट ए है। ठीक, इसका हमने नाम रख दिया है सेट बी और इसका नाम रख दिया है सेट ए। और हमने कहा क्या है, ए अगर सबसेट किसके बराबर है? बी के। ए अगर सबसेट है किसका? बी का। तो हमें याद रखना है कि ए माइनस बी कितना आएगा? 5 के बराबर होगा। क्यों? जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे वो सारे के सारे बी में, जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो सारे के सारे बी में है। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का। अभी डेफिनेशन मैंने बताई कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो मेंबर ऑफ बी, कि जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में लाई करते हैं। तो जो बी वाले एलिमेंट्स थे जो एक से मिलते थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। वही एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में ना हो लेकिन एक्स में हो, लेकिन जो एक्स में हो तो बी में है ही है ना, वो तो बी में है ही, तो इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 5 के बराबर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन बट अगर मैं b माइनस ए निकालूं, लेकिन बट अगर मैं b माइनस का a निकालूं, तो इसका रीज़न मैं इस वाले कलर से शो कर देता हूं। वो वाला रीज़न होगा ये, b में वही एलिमेंट जाएंगे जो a के साथ मिलते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स बचे रहेंगे जो a में नहीं मिलते हैं। अंदर वाला ही पार्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये रीज़न किसको दिखाएगा? b माइनस ए को। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। एक सर्कल मेरे पास ये हो जाएगा और एक सर्कल मेरे पास ये हो जाएगा, 2 सर्कल्स हो जाएंगे। ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक, ये 2 सर्कल्स हैं। अब वही है, डिसजॉइंट तो नहीं है, जॉइंट है। इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी यहाँ पे आएगा, ए माइनस बी
अगर मैं इसको ए लिखूँ, इसको बी लिखूँ, तो ये वाला जो रीज़न होगा ये ए माइनस बी को दिखाएगा, और ये वाला जो रीज़न होगा ये बी माइनस ए को दिखाएगा। फिर से बता देता हूँ, ये जो रीज़न है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा ए माइनस बी को, और ये वाला जो रीज़न है वो इंडिकेट करेगा बी माइनस ए को। ये तब की कंडीशन है जब ए कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है जब दोनों डिसजॉइंट हो जाएं। जब दोनों क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कंडीशन ऐसी होगी, अगर डिसजॉइंट हो जाएंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा, और b माइनस ए किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, a माइनस बी ए के बराबर होगा, b माइनस ए बी के बराबर होगा, क्योंकि कुछ कॉमन जानना ही नहीं है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अपना आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी से। ट्रायंगल का सिंबल होता है, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बस खत्म। और इसी को दूसरे फॉर्मूले से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। ये इन दोनों के बीच में ऑपरेशन है। इसका RHS इसका RHS आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये भी फॉर्मूले की तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको वेन डायग्राम में अगर मैं शो करने लगूंगा तो कैसे करूंगा? देखिएगा, ये हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये हमारे पास कोई भी एक सेट है, ये हमारे पास कोई दूसरा सेट हो जाएगा। ठीक, 1 सेकेंड, ये हमारे पास पहला सेट है, ये हमारे पास कोई दूसरा सेट हो जाएगा। अब इसका अगर मैं सिमेट्रिकल डिफरेंस दिखाऊं तो ये ए सेट है, ये क्या है? बी सेट है, और ये हमारे पास सेट कैसा है? यूनिवर्सल सेट। तो इसका सिमेट्रिकल डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है? सबसे पहले ए माइनस बी को शेडेड करेंगे। ए माइनस बी, ये जो पार्ट है ये ए माइनस बी है ए माइनस बी बताया मैंने, ये ए माइनस बी को दिखाता है। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? बी माइनस ए का पार्ट है, बी माइनस ए का पार्ट है। तो ये जो पूरा डॉटेड साइडेड रीजन है वो पूरा का पूरा रीजन किसको दिखाता है? ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का। ये पूरा का पूरा रीजन किसको दिखाएगा? ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का। याद रहेगा, ये पूरा का पूरा रीजन किसका है? ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। पहले हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑपरेशन बचा है, कॉम्प्लीमेंट सेट। अभी मैं इन क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को हम लोग कल लगाएंगे, या फिर आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क के लिए। आखिरी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सेट बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट सेट किसी एक सेट के रिस्पेक्ट में ही होगा। किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट से क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट, बस खत्म। यहाँ से क्या आ जाता है? कॉम्प्लीमेंट सेट। यहीं से आ जाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे। ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक, तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट दिखाना है तो हम लोग करते क्या है कि ये जो सेट है इसको छोड़ दो, इसके अलावा जितना रीज़न दिख रहा है तुम्हें, इसके अलावा जितना रीज़न दिख रहा है तुम्हें उस सबको शेड कर दो। ये पूरा रीज़न, ये पूरा रीज़न, गलती से कर दिया इसको, सॉरी, ये पूरा रीज़न आएगा। ठीक, ये वाला पूरा रीज़न आएगा, ये वाला पूरा रीज़न आएगा, इधर के जितने रीज़न हैं ये सारे आएंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में बना दे रहा हूँ। आप समझ गए हैं कि ये वाला जो रीज़न होगा वो पूरा का पूरा रीज़न क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। ये पूरा का पूरा रीज़न क्या हो जाएगा? वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। और ये जो रेक्टेंगल है वो किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को। तो कुल मिला के अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अपने यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग में एक अपने गिवन सेट को माइनस कर दूंगा, तो जो हमारे पास सेट आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट करेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी लोग, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए प्लीज़, और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। हमने क्वेश्चन करा जिससे एम्प्टी सेट पता चलता है, कई सारी हमको जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोगों ने इक्वल सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इक्वल सेट तभी होंगे जब दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स अगर एक दूसरे के इक्वल हो या सेम हो, तब हम कहेंगे ये दोनों इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। सबसेट क्या होगा कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी कहलाएगा जब कोई एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के क्या होने लगे? मेंबर।
तो हम कह देंगे कि जो ए है वो सबसेट किसका होगा, बी का, और साथ में बी क्या होगा, सुपरसेट होगा किसका, ए का। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नल सेट हमेशा सबसेट होगा सारे सेट का, और साथ में ही सारे सेट जो होंगे वो भी सबसेट होंगे अपने आप के। ए कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, उसकी कार्डिनलिटी अगर n है तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होते हैं 2n, वो हमने यहाँ से देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन करा, प्रॉपर सबसेट देखा था, यूनिवर्सल सेट देखा था। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिए जाएंगे लेकिन एक्सक्लूड करा जाएगा किसको, वो करा जाएगा सेट को। यूनिवर्सल सेट बताया है अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए जितने सेट हैं, अगर उस सेट के सारे एलिमेंट किसी एक सेट में लाई करें तो वो जो एक सेट है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट को कहलाता है। एक क्वेश्चन करा, पावर सेट पढ़ा, और उसके बाद वेन डायग्राम समझा, बहुत ही अच्छे से करा। ये वाला क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। ठीक, और ये क्वेश्चन कराए लीनियर इनइक्वालिटी जब मैं कराऊँगा, अभी जब मैं बता रहा था बेसिक चालू करने वाला हूँ लॉगरिथमिक के साथ, लॉग कराऊँगा, फिर अपना वो टॉपिक आ जाएगा लीनियर इनइक्वेशन वाला, तो वो करवा के ख़त्म कर दूँगा। इंटरसेक्शन कर लिया है, सारे के वेन डायग्राम समझ लिए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, कल जेई मेंस में आए हुए, जेई एडवांस में आए हुए, और ये आपके लिए होमवर्क है, करके आइएगा सभी लोग। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसी वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी लोग, और ये आपके लिए होमवर्क है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।